बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब जलील के बबरकत नाम से दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एम.फिल फ़िज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रिमिया खान। फ़िज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 20, एफ.एस.सी. फ़िज़िक्स इंटर पार्ट 2। ये लेक्चर इससे पहले लेक्चर नंबर 8 के साथ कंटिन्यूड है। बुनियादी तौर पर लेज़र वाला कंप्लीट टॉपिक दोनों को मिलाएं तो फिर होता है। लेज़र एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और कोई शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी दो को इससे मिला लें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसमें आगे टॉपिक आएगा हीलियम नियॉन लेज़र, तो वो 4 नंबर की रेंज में है। तो लिहाजा हम लास्ट पैवस्ता से गुज़श्ता से पैवस्ता कुछ डेफिनेशंस जिनको हम पढ़ चुके हैं, मसलन स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। इसके अलावा दो किस्म की पॉपुलेशन हमने पढ़ी है। एक है डायरेक्ट पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डायरेक्ट, दूसरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसके साथ कुछ स्टेट्स का हमने जिक्र किया। एक ग्राउंड स्टेट हमेशा तमाम एटम में E1 और ख़ास तौर पे हाइड्रोजन में E1 के तौर पर, और इसी तरह अगर हम देख लें दूसरी मेटास्टेबल स्टेट, तीसरी एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे लेज़र एक्शन में दो जो रोल है सबसे अहम वो मेटास्टेबल स्टेट, ये हम पहले देख चुके हैं, जस्ट उनकी टर्म्स का जिक्र किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो लेज़र एक्शन और उसके साथ है ऑप्टिकल पंपिंग। एक्शन अमल का नाम है। लेज़र एक्शन से मुराद लेज़र के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, तो लिहाजा लेज़र एक्शन। और दूसरा इसमें ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो पंपिंग से मुराद है बढ़ाना, इन्हेंस करना, पंप करना। जिस तरह हमारा हार्ट भी एक पंपिंग आर्गन है, तो इसी तरह नल का वो भी पंप है, तो वो बढ़ाता है किस चीज़ को, पंपिंग। तो ऑप्टिकल से लफ्ज़ी मतलब है रोशनी, लाइट को बढ़ाना, पंप करना, इजाफा करना। तो लिहाजा सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन के हवाले से और फिर एक्टिविटी के हवाले से। तो एक्शन, एक्टिविटी एक्शन उससे बनता है द एक्टिविटी बाय विच एटम्स आर मैनेज टू प्रोड्यूस द लेज़र बीम। ऐसी एक्टिविटी जिससे एटम्स को इस तरह तरतीब दी जाती है जिससे लेज़र बीम प्रोड्यूस हो, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं लेज़र एक्शन। तो ये होती किससे? ऑप्टिकल पंपिंग से। हम इस आर्टिकल में देखेंगे ऑप्टिकल पंपिंग क्या है। तो फर्ज कर लें सिंपल केस, एक कोई एटम ले लें, उसमें एनर्जी स्टेट्स का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। E1 ग्राउंड स्टेट, E2 मेटास्टेबल स्टेट, E3 जो ना वो एक्साइटेड स्टेट, इस तरह सो ऑन फर्दर एक्साइटेड स्टेट होंगी। तो हमने एक ऐसी गैस कंसिडर की, एक ऐसा एटम कंसिडर किया जिसमें 3 एनर्जी स्टेट से E1, E2, E3। तो E3 जो है वो एक्साइटेड स्टेट, E2 भी एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इस एटम में हम लेट कर लेते हैं कि E2 जो है वो मेटास्टेबल स्टेट। और मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें एटम अगर चला जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो नॉर्मल स्टे पीरियड से ज़्यादा ठहरता, रुकता है। तो ये नंबरिंग की हुई N1, N2, N3। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एटम्स ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं ग्राउंड स्टेट में, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो ना E1 में मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी लाइट जो ना उस पर फॉल करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी
जो है ना दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, यानी आप समझ लें कि 1 से हम पहले इसको एक्साइट करते हैं E3 में, तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी इधर से इलेक्ट्रॉन को वहां तक मूव करने के लिए। तो बेसिकली दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, यानी हम कह लें E3 माइनस E1 की एनर्जी दे दें, और ये एनर्जी राउंड अबाउट बनती है 6943 नैनोमीटर्स। तो ये इतनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की, तो एटम जो है एक्साइट हो गए या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया E3 में। तो यहाँ पे नॉर्मल वे में वो इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, ये एक एक्साइटेड स्टेट है, उनका टाइम पीरियड जो ना स्टे का वो 10⁻⁻8 के राउंड अबाउट है, 10⁻⁸ सेकंड के बराबर। फिर ऐसा होता है कि ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी इतनी एनर्जी इनको दी और ये इलेक्ट्रॉन ने उन फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और वो जंप करके E3 में चले गए। अब ये है एक्साइटेड स्टेट में, इतने टाइम के लिए यहाँ ठहरेंगे और उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद वो E2 स्टेट में आएंगे, और E2 स्टेट में उसका स्टे पीरियड नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा है, और वो कितना है 10⁻³ सेकंड्स में। तो इस दौरान जब हमें ये इल्म हो कितनी देर इसने ठहरना है, उसी स्टे पीरियड के दौरान अगर हम एक फोटॉन इंसिडेंट करें जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर हो, तो जब वो यहाँ से इंसिडेंट इन एटम से टकराएगा जो E2 स्टेट में अवेलेबल है, तो उस वक्त क्या होगा कि वो सब के सब लेज़र एक्शन के तहत वो जंप करेंगे फ्रॉम E2 E1, और इस तरह फोटॉन की टोटल तादाद हो जाएगी, अगर 3 ये जंप करते हैं 3 फोटॉन वो, तो चौथा ये जो इंसिडेंट किया टोटल फोटॉन इतने हो जाएंगे। अब ये जो लाइट है हमने दी, इसकी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस है, ये एनर्जी किसी तरीके से प्रोवाइड करें, और ये उसमें से आप समझ लें ऐसा भी हो सकता है बाहर किसी सोर्स का अरेंजमेंट हो जिससे वो फोटॉन इतनी एनर्जी प्रोवाइड करे, या फिर ऐसा हो सकता है कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन वो खुद जंप करे, इधर स्पॉन्टेनियस जंप करे और उससे एक फोटॉन ऐसा जनरेट हो जाए, तो बकिया भी फोटॉन इमिट होंगे। सारे एटम जो एक्साइटेड स्टेट में थे, मेटास्टेबल स्टेट में थे, वो जंप करेंगे और इधर इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फोटॉन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये तो एक फोटॉन है, इधर 3 एटम थे, ये जो पॉपुलेशन, इसमें जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन डायरेक्ट थी, और इधर जो पॉपुलेशन बनाएगी ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन में हजारों की तादाद एटम हो, इलेक्ट्रॉन E2 में हो, एक फोटॉन ही काफ़ी और हजारों फोटॉन पैदा हों, ये एक बेसिक प्रोसेस है एक्टिविटी या लेज़र प्रोड्यूस करने का। बहुत सारी लाइट, यानी एक फोटॉन से आपने 4 फोटॉन इस एग्जांपल में, वैसे नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा फोटॉन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये जो फोटॉन इनकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर, हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफाइड लाइट। लाइट जो है ना वो रोशनी है, ऑप्टिकल लाइट से मुराद है। हम इसको देख लेते हैं, द एटम्स आर एक्साइटेड, पहले क्या किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट E1 आर रेज्ड टू E3, जैसे कि तो बताया बाय ऑप्टिकल पंपिंग, यानी फोटॉन्स ऑफ एनर्जी जिसकी E3 माइनस E1 आर इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन E1, ये पंपिंग है उसको, तो लोअर से हायर एनर्जी में रेज किया, पंपिंग। अच्छा, नेक्स्ट इसमें दीज इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड ओनली फॉर ए टाइम, इसमें बताया हुआ 10⁻⁸ सेकंड वो पर जिक्र किया, एंड फॉल टू लोअर एनर्जी स्टेट E2, ऑटोमेटिकली इसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली। हेयर इलेक्ट्रॉन रिजाइड फॉर लॉन्गर टाइम, और वो टाइम कितना 10⁻³ सेकंड्स में। तो इस दौरान द सिचुएशन इज क्रिएटेड इन विच मोर एटम्स आर इन E2 देन E1, जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्शन, इस तरह ये तो 3 के एग्जांपल दें, इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, उन सबको इस तरह किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम आ जाएं E2 में। तो उसके बाद के फोटॉन ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 HF, इसके बराबर जो एनर्जी है, इज इंसिडेंट ऑन द एटम्स
स्टिमुलेटेड एमिशन यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन E2 जंप्स टू E1, एमिशन पैदा होगी, सारे वो इसमें जंप करेंगे तो E2 स्टेट में इसमें आ जाएंगे। दिस विल गिव, इससे क्या होगा, इंटेंस यानी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पैदा होंगे, इंटेंस। दूसरा इसमें है कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब है सबकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस और इसका एनर्जी सेम है तो इसलिए इंटेंस पैदा होगी और कोहेरेंट बीम पैदा होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, जिस फोटॉन जिस डायरेक्शन में फोटॉन आया उसी डायरेक्शन में बाकी फोटॉन भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि ये लाइट हमारे पास उसी डायरेक्शन में आ गई। द एमिटेड फोटॉन्स स्टिमुलेट द फर्दर एमिशन। अब क्या हुआ कि ये फोटॉन आ गए, क्योंकि हमने कहा काफ़ी सारे एटम पॉपुलेशन इन्वर्शन में जब उस गैस में ये फोटॉन गुजरेंगे तो मज़ीद इस तरह मज़ीद फोटॉन प्रोड्यूस करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे और काफ़ी सारे फोटॉन बन जाएंगे। ये एक इसका लेज़र एक्शन है। इसके साथ हम देखते हैं टिपिकल लेज़र वो कैसे काम करता है। टिपिकल लेज़र के लिए क्या किया गया, तो एक टिपिकल लेज़र जो है ना वो मुश्तमिल होता है ट्यूब फिल्ड हैविंग लेजिंग मटेरियल, जो है उसमें हम फिल करते हैं असेंबली में। असेंबली से मुराद बहुत ज़्यादा तादाद में उसमें लेजिंग गैस पुट की जाती है, या गैस से बजाय लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड लेज़र भी अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मटेरियल का नाम कॉमनली यूज़ किया। तो उस ट्यूब का क्या है, एक एंड जो ना मुकम्मल तौर पे वो इस तरह बनाई जाती है। अगर हम इस ट्यूब की तरफ ऑब्जर्व करें तो ये ट्यूब उस तरह की दी गई है, तो उसका एक एंड जो है ना वो कम्प्लीटली सिल्वर्ड होता है। कम्प्लीटली सिल्वर का मतलब ये है कि वो एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा, रिफ्लेक्शन सरफेस बन जाएगी, मिरर बन जाएगा। मिरर जितने भी होते हैं बेसिकली सिल्वर पॉलिश्ड होते हैं। तो सिल्वर पॉलिश में हम देखते हैं एक एंड इसका कम्प्लीटली सिल्वर मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरा एंड जो है उसका वो है पार्शली सिल्वर्ड मिरर, यानी उसको कुछ हिस्सा उसमें से कुछ लाइट इमिट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, कुछ उसमें से पास हो जाएगी। तो पास होने वाली, अब सपोज इसको दिया जाता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के दरमियान लार्ज वोल्टेज अप्लाई की जाती है। लार्ज वोल्टेज में इसको पहले करना पड़ता है चार्ज, ये बकिया इसमें गैसेस निकाल दी जाती हैं, तो फिर इसको पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। तो पोटेंशियल से क्या होगा, कोई इक्का दुक्का फोटॉन जो ना, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया E2 से E1 से E3 में ले गए, E3 से फिर ऑटोमेटिकली वो स्पॉन्टेनियसली मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, वहाँ से लाइट इमिट करेंगे। फोटॉन्स जब नॉर्मली होंगे तो बकिया जो आइटम्स हैं वो भी इस पोटेंशियल की वजह से ऑटोमेटिकली E2 में पहुँचे होंगे, और सब वो फोटॉन जब इस स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो 1 से 2 फोटॉन, 2 से आगे 4, 4 से आगे 8, 8 से आगे इस तरह चलते जाएं हर उसके लिए। तो ये फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए, ट्रैवल किए इस तरफ, ये पार्शली सिल्वर्ड है, कुछ फोटॉन्स इसमें से पास हो जाएंगे और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो फर्दर जो अदर आइटम्स हैं जो E2 में हैं, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन में वहाँ से टकराएंगे, उनको फिर एक्साइट करेंगे, फिर इस तरह डी एक्साइटेशन एमिशन होगी, फिर इस सरफेस से टकराएंगे। इस तरह बार बार बैक एंड फोर्थ से वो जो फोटॉन्स उसके अंदर चल रहे हैं, तो एक बीम डेवलप होगी जिन सब की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, जिन सब की वेवलेंथ सेम होगी, और सब वो काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी, तो कोहेरेंट बीम होगी। ये एक टिपिकल लेज़र का सिलसिला है। तो हमने इसका जिक्र किया कि पार्शली सिल्वर्ड और दूसरा टोटली सिल्वर्ड। लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ ट्यूब। A laser beam is produced by applying a voltage, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज से उसकी बनती है एनर्जी, EV equal to HF, इससे एनर्जी। लेजर एक्शन इज प्रोड्यूस, उसी से प्रोड्यूस कर ली। द emitted photons are confined in the assembly to stimulate the further emission for the further excited states. It is achieved by mirrors, वो मिरर हम पहले भी जिक्र कर गए इसमें। तो as photons move back and forth, other excited atoms emit photons. As the process continues, number of photons multiply
रिजल्टिंग फोटॉन्स आर मोर इंटेंस एंड कोहेरेंट। तो ये तो है टिपिकल लेज़र। अब एक एग्जांपल हम शो कर रहे हैं हीलियम नियॉन लेज़र। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का। हीलियम नियॉन से मुराद ये हीलियम पीरियोडिक टेबल में सेकंड एलिमेंट है। नियॉन जो है ना वो इनर्ट गैसेस, हीलियम और नियॉन दोनों इनर्ट गैसेस से ताल्लुक़ रखते हैं। इनर्ट गैसेस में इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। तो ये सबसे आम सा लेज़र हम जानते हैं फिजिक्स लैब में इस्तेमाल होने वाला। इसके अलावा हम पेट्रोल पंप पे मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि वो लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है रेड लाइट में, या फिर बच्चों के खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेजर्स यूज्ड इन फिजिक्स लेबॉर्ट्री एंड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चों के लिए खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये सबसे अहम और आम सा लेज़र है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर है क्या? ट्यूब आप इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह की ट्यूब होगी, तो उसके अंदर बाहर भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा, और उसमें ये एक साइड जो है ना वो कम्प्लीटली सिल्वर्ड होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, मिरर होगी, दूसरी पार्शल होगी। तो इसमें जो गैस पुट की जाती है, पहले तो जनरल हमने जिक्र किया, तो गैस इसमें 2 गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं। एक है हीलियम, और जिसकी मिकदार है 85%, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा है नियॉन। नियॉन गैस है 15%। तो इसमें नियॉन जो है लेजिंग एक्शन या एक्टिव मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेजिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो हीलियम इसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बेसिकली दोनों गैसेस का मेटास्टेबल स्टेट्स जो ना बड़े करीब करीब है। तो एक की मेटास्टेबल स्टेट हम कह रहे हैं हीलियम की 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि नियॉन की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये करीब करीब है रिस्पेक्टिवली, पहले की इतने, दूसरे की इतने। अब क्या है कि इसको हम हाई वोल्टेज जो दे रहे हैं, तो वो वोल्टेज हम बेसिकली हीलियम की वोल्टेज के बराबर देते हैं, जितनी हीलियम को एक्साइट करना है। अगर हम इसमें डायग्राम में आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो सपोज कर लें ये हीलियम गैस है, तो इसमें ये ग्राउंड स्टेट है E1 और दूसरी E2। तो इसको जब इतनी एनर्जी कोई फोटॉन बम्बार्ड करते हैं जिसकी एनर्जी इतनी हो, तो ये चला जाएगा E2 में, और ये बन गया एक्साइटेड स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट भी इसके करीब तर लाई करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ है नियॉन। नियॉन की ग्राउंड स्टेट और इसकी ग्राउंड स्टेट दोनों इक्वल लेवल पे, और इसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है ये E2, इस लाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, हम ड्रा करते भी इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे इसकी एनर्जी जो एक्साइटेशन के लिए चाहिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये और ये दोनों एनर्जीज अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट है। तो अब क्या होता है, दोनों एनर्जीज हम इसलिए इन दोनों को सेम मेटास्टेबल स्टेट एनर्जी होने सेम होने की वजह से इसको हम इसमें चूज करते हैं। इनिशियली प्रोसेस ये होता है कि इतनी एनर्जी दी जाती है, उस आइटम्स को इतनी एनर्जी देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हीलियम एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। अब गैसेस मॉलिक्यूल तो इकट्ठी हैं, 85% ये गैस है और ये जो ना आपके पास है 15%। तो ये जो आइटम्स हैं इनके पास अगर सपोज करें एनर्जी हो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इतनी अगर एनर्जी हो तो इनकी हो डायरेक्ट कोलिजन। एटम्स को इमेजिन करना पड़ेगा, इसके अंदर जो एटम्स हैं ये हीलियम है, इसको ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आके ये नियॉन को टकराता है, तो टोटल एनर्जी इसकी हो जाएगी 20.66, जो कि इसकी एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो उसकी एनर्जी इनको ट्रांसफर होगी, तो ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या है ये इसकी E3 एनर्जी, तो E3 से जब ये E2 में आएगा तो फिर वो फोटॉन प्रोड्यूस करता है। E2 जो है उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस एनर्जी के रिलेटिव इसमें पहुंचेगा तो एक फोटॉन जंप करता है इस तरफ। अगर इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस निकाल लें E3 माइनस E1, तो ये एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट कर लें वेवलेंथ में, तो ये एनर्जी इसमें जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो इसके बराबर होगी, और जो एनर्जी डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा। ये एनर्जी डिफरेंस इसका कैलकुलेट किया हुआ। तो ये हम अगर गौर करें, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने देखा हुआ, तो विजिबल रेंज में जो हमने देखा तो ये है रेड कलर की वेवलेंथ।
तो क्यों वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ क्यों प्रोड्यूस होती है, लेजर के अंदर क्या फिनोमेना चल रहा है, इसको हम एक नज़र देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। हीलियम में नियॉन है मेटास्टेबल स्टेट से हम जिक्र कर चुके हैं। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहते हैं, जिसमें वैसे तो न्यूट्रल है, जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो उसको एनर्जी मिलेगी, तो आयन वो एक्साइट में या आयन में तब्दील हो जाएगी। Excites the electrons in one helium in some helium atoms. Population inversion in neon is achieved in the direct collision with the same energy electrons of helium atom. वही helium atom जो इनको एनर्जी मिले वो आके टकराए किससे, neon से, उससे population inversion हासिल होती है। Excited state of helium atom collide with the neon atoms, वो collide करेंगे, each transferring its own energy, अपनी एनर्जी इतनी उसको ट्रांसफर करेंगे, और प्लस .05 kinetic एनर्जी फ्रॉम मूविंग एटम्स, एटम को मूव करने में जितनी उसकी kinetic एनर्जी दोनों मिल जाएंगी तो टोटल बन जाएगी 20.66 के बराबर। एज अ रिजल्ट द एटम्स इन नियॉन आर रेज्ड टू 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन इज इसको हम बरकरार रखते हैं, सस्टेन्ड इन द रिलेटिव टू, इस एनर्जी के बजाय जो हम बता रहे हैं दो एनर्जीज हैं, इसकी बजाय इसमें पॉपुलेशन इन्वर्शन बरकरार रखते हैं E3 में। तो फिर क्या होता है, ये हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब इसमें से इधर आते हैं नियॉन एटम्स इनिशिएट द लेजर एक्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन टू ड्रॉप फ्रॉम 20.66 टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि इस फिगर में बताया हुआ। When electrons in neon jumps from E3 to E1, it emits a photon of energy HF E3 minus E3, इसमें है E3 minus E2, और ये डिफरेंट जो एनर्जी हमने लिखी है वो कैलकुलेट नहीं की, डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें माइनस करोगे तो इतनी एनर्जी आएगी। तो ये हम जानते हैं एनर्जी का रिलेशन, और ये हम HF ओवर लैम्डा लिखा, फ्रिक्वेंसी HC ओवर लैम्डा, तो ये फ्रिक्वेंसी और इस वेवलेंथ के साथ ये एनर्जी डिफरेंस जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस रिलेशन से, तो हमारे पास वेवलेंथ मिलती है 632.8 नैनोमीटर्स, और ये है रेड कलर में। लेज़र के फ़ायदे क्या हैं, क्यों कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ दो फ़ायदे जिक्र किए गए, एक है मेडिसिन में और दूसरा इंडस्ट्री में। इसको शार्ट में हमने मुंतकिल किया, शार्ट फॉर्म में। ये हम इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल टूल्स, सर्जिकल सर्जरी हम जानते हैं मेडिकल में कटर्स होते हैं, कैंचियाँ होती हैं, कुछ किस तरह के होते हैं, उनको काटने के लिए कहीं पे कोई चीज़ जोड़नी है, जोड़ने के लिए और प्रोसेस है, वो इस तरह के कटर्स हैं। तो ये भी एक सर्जिकल टूल है जो कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ख़ास तौर पे जो इसको इस्तेमाल करते हैं आई स्ट्रक्चर के अंदर, रेटिना, हम आई स्ट्रक्चर जानते हैं कि आई स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, प्यूपल है, कॉर्निया है, वाइटर सिमर है, एक्वस सिमर, उसके बाद रेटिना सेल्स हैं, उसके अंदर कोन्स और रॉड्स हैं, फिर ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो डायरेक्ट इसका ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता, तो फिर उसको कट करना, या ऐसी कोई मटेरियल मौजूद है तो डिटैच्ड रेटिना जो है ना, उनको जोड़ने के लिए हम कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली हम नेक डाई से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि उन ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटी, जो स्ट्रक्चर है, वो हमें कैसे पता चला। उसमें लेज़र बीम इस्तेमाल की गई, और छोटी सी चूँकि बीम बहुत बारीक होती है, इंटेंस होती है, तो उससे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर सेल में एक ऑर्गन को रिमूव कर दिया, सपोज करें माइटोकॉन्ड्रिया, वो रिमूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो जितने माइटोकॉन्ड्रियास रिमूव कर दिए, कुछ सेल ले लिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रियास रिमूव हो गए, अब उसकी बकिया सेल्स के फंक्शन देखे, वो फंक्शन उसमें से निकाल दिए। फिर इस तरह वैक्यूल्स के, राइबोसोम्स के बकिया जो उनको रिमूव करके उन तमाम सेल्स का चेक किया, एक सेल में फंक्शन हो रहा है और जिसमें वो सेल नहीं मौजूद, वो ऑर्गेनल मौजूद नहीं, तो उसमें वो एक्टिविटी नहीं हो रही।
अब नहीं हो रही तो यकीनन उन्होंने समझा कि जो एब्सेंट है दूसरे सेल में अगर उसकी एक्टिविटी मौजूद है तो ये एक्टिविटीज़ उसकी मौजूद है। इस तरह तमाम सेल्स की जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनेल्स की वो इस लेज़र बीम के ज़रिए मालूम की गई। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ लिविंग सेल्स बाय डिस्ट्रॉइंग द ऑर्गन्स बाय लेज़र बीम। वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय किया तो उसकी एब्सेंस होगी, एब्सेंस से जो प्रॉपर्टीज़ बकिया की सामने आ गई और जो बकिया सेल्स में प्रॉपर्टीज़ हैं वो उससे पता चला कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं कैंसर और प्री कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम ये जानते हैं वायरस है कैंसर वाला सिलसिला, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में इंटरमीडिएट में कंडीशन है, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब हाई फोकस्ड बीम मौजूद हो। तो क्या होता है फाइनली फोकस्ड, फाइनली का मतलब है बारीक बीम। फाइनली का मतलब आखिरी नहीं, वो बारीक बीम जो फोकस्ड है वो लेजर की यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द कैंसरियस और प्री कैंसरियस सेल्स। यानी प्री कैंसरियस जहाँ पे मुतवक्के कैंसरस हो सकते हैं तो वहाँ पे लेजर बीम डाली जाती है। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो उस सेल्स को हम सेल्स में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इट सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लैम्फ वेसल्स। कैपिलरीज छोटी छोटी नालियाँ दर नालियाँ तकसीम होते हुए हार्ट का हम फंक्शन जानते हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो तकसीम होते होते आर्टरीज में। फिर एक लैम्फ वेसल जो बायोलॉजी की टर्म है, तो लैम्फ वेसल को अगर वहाँ पे कोई फैट डिपॉजिट होगी या इसके अलावा कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो उससे वो नालियाँ जो बंद हो जाती हैं तो उसको खोलना जो है ना डायरेक्टली नुकसान हो सकता है, वो कैपिलरीज फट सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, लेज़र बीम बहुत बारीक है तो उसको हम फैट पिघल जाएगी, उसको हम खोलने में ये इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय होलोग्राफी। होलोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीक़ेकार है, ये मेडिकल फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले। तो इससे हम कैट स्कैनर से यानी एक्सरे बीम यूज़ करके एक स्कैन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कैट स्कैनर डिवाइस कहते हैं, और उससे इमेज ले रहे हैं मेडिकल फिजिक्स में, वो हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे भी 3D इमेज हासिल करते हैं। वो कैट स्कैनर हो रहा है 2D इमेज, तो 3D का मतलब है उसका ऑल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ जाए, हर पहलू से नज़र आ जाए इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में। तो वेल्डिंग मशीन, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी जिनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होता है, फिर टेम्परेचर बकिया पे भी इफेक्ट होता है। हम वेल्डिंग प्रोसेस जानते हैं, अगर मेटल ऑब्जेक्ट को टूट गया है तो दोनों को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं जिससे वो पिघल जाता है, पिघले हुए को जब मिलाया जाता है तो वो जुड़ जाता है, दोबारा हीट टेम्परेचर लो हो जाए तो वो जुड़ जाता है। तो ये भी मशीनिंग टूल्स को मशीनाइज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हार्ड मटेरियल के अंदर ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सख्त तरीन जो मटेरियल है वो है डायमंड। तो अमूमन मुहावरा है डायमंड कट्स डायमंड, जो लोहे को लोहा काटता है, उर्दू का मुहावरा है। तो लोहे से भी ज़्यादा सख्त है डायमंड। तो डायमंड को लोहे से नहीं काटा जाता, बल्कि उसमें अगर सपोज करो ऐसे ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ डिज़ाइन बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं उसको कट करने के लिए, होल ड्रिल करने के लिए। हम जानते हैं 2 किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन बड़ा लोड आसानी से हो सकता है, जबकि फ्यूजन को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक फिशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। तो हम शुरू में इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ चुके, जिक्र किया था कि इतनी ज़्यादा पावर है कि लोहे को काट दे, ये बहुत सख्त तरीन चीज़ों को काट दे। बिल्डिंग को हम मूवीज़ में इसके सीन्स देखते हैं कि एरोप्लेन उनको उड़ते हुए को अगर लेज़र बीम पड़ गई तो उनको कट कर दे, तो हम तो कुछ भी नहीं, हमारे उस हवाले से नहीं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सोर्स ऑफ इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इसको लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का हमने पढ़ा है टेली कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर में। उसमें लेज़र चूँकि फाइबर बहुत थिन होती है, माइक्रोमीटर में उसका साइज होता है, और स्टेप इंडेक्स ग्रेडेड फाइबर उसमें बीम इतनी बारीक हो तो उसके अंदर जा सकती है। तो इसके लिए हम लेज़र बीम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सर्वे ऑफ लाइनिंग अप
लाइनिंग अप इक्विपमेंट्स इन एक्सेसिबल लोकेशंस। तो हम अमूमन देखते हैं आजकल एग्रीकल्चर में भी इसको इस्तेमाल हो रहा है। लेवल ग्राउंड को गाड़ी के ट्रैक्टर के साथ वो लेवलर लगाया होता है, तो लेज़र बीम उसको कंट्रोल करती है जहाँ पे अप एंड डाउन वो लेवल करते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसके अलावा बिल्डिंग बनानी हो, रोड बनाने हो, ब्रिज बनानी हो, तो दूर तक बीम पहुँचाने के लिए हम लेज़र बीम इस्तेमाल करते हैं। लेवलिंग के लिए, इसको सर्वे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस तरह हमारे चैप्टर का हो गया थीम्ड द एंड। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफिज़।